एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज करेंगे हम रीजनिंग की क्लास, एक फुल मॉक करेंगे रीजनिंग का। आपको पता है हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम डेली एक मॉक करते हैं, एक दिन क्वांट्स का, एक दिन रीजनिंग का। तो आज रीजनिंग का मॉक करेंगे, ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। इन मॉक्स को डेली कीजिए, 6 महीने तक लगातार हर रोज आपको मैं मॉक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा। इनमें इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना आपको, इतनी अलग अलग वेराइटीज के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। जब आप एक चैप्टर वाइज करते हो ना, तब एक उसको कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को करना इतना टफ नहीं होता। बट जब आप मिक्स क्वेश्चंस करते हो ना और टाइमर्स के साथ करते हो, कितने टाइम में आप सॉल्व करते हो, उसका मेथड देखते हो, तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो उन क्लासेस को देखिए, हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है। सारी क्लासेस को फॉलो कीजिए और डेली एक प्रैक्टिस कीजिए मॉक लगाने की। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पजल है हिंदी में के लिए, ये इंग्लिश के लिए। इसमें हमें दे रखा है कि 6 पर्सन्स आर सिटिंग इन 6 बिल्डिंग। को भी की थोड़ी सी भी सही प्रैक्टिस है, वो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया करे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करे। उससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो और मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं। आज इसको पढ़ते हैं। ईच पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफेशन। ठीक है, 6 पर्सन है, 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, उनको सबको अलग अलग प्रोफेशन में है। लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड 2 एंड अपर 1। ठीक है, इस पजल को बनाते हैं। सबसे पहले 6 फ्लोर्स हैं इसमें, तो यहां हम लोग 6 फ्लोर्स बनाते हैं। 6 5 4 3 2 एंड 1। सबसे पहले हमको दे रखा है कि एच लिव ऑन एंड प्राइम नंबर फ्लोर एंड 2 फ्लोर अबव द वन हु इज इन पुलिस। ठीक है, एच जो है उसको प्राइम नंबर फ्लोर पे रहता है वो 2 फ्लोर अबव द वन पुलिस। ओके, उसके बाद हमको कह रखा है कि ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन पुलिस एंड जे। तो पुलिस और जे के बीच में सिर्फ 2 पर्सन हैं। फिर हम कहते हैं द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव जे इज सेम एज बिलो द वन हु इज अ स्टूडेंट। सो जे के ऊपर जितने फ्लोर है, स्टूडेंट के नीचे भी उतने ही फ्लोर है, ये हमको कह रहा है। तो इसको हमेशा ऐसे लिखना कि जे के ऊपर जितने फ्लोर है, सेम उतने ही फ्लोर स्टूडेंट के नीचे भी है। सही हो गया। ठीक है, इन एरोस को बहुत ध्यान से यूज किया करो, और अगर इसी तरह से आप एक बार सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन में फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर हमें क्या रखें कि एम लिव 3 फ्लोर्स अबव द वन हु इज स्टूडेंट। ठीक है, एम जो है वो 3 फ्लोर अबव है स्टूडेंट से, तो यहां आ जाएगा। फिर हमें कहते हैं कि द वन हु इज कलेक्टर लिव 2 फ्लोर बिलो एम। जो कलेक्टर है वो 2 फ्लोर बिलो है एम के, यानी कलेक्टर जो है अपने पास यहां पर आ जाएगा। ओके, फिर हमें कहते हैं द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिटवीन द एच एंड कलेक्टर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टीचर एंड आई। अब ये कहता है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान से देखने वाली है। ये कहता है कि एच और कलेक्टर के बीच में जितने भी पर्सन है, सेम पर्सन है, कितने, किसके बीच में? एक टीचर के बीच में और आई के बीच में। ये इंफॉर्मेशन सबसे ध्यान से पढ़ने वाली है। एच और कलेक्टर के बीच में जितने पर्सन है, उतने ही पर्सन है टीचर और आई के बीच में भी। और जो आई है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है, ये भी हमको बता दी, आई इवन नंबर फ्लोर पे है। एंड के लिव इमीडिएटली बिलो लोअर। के जो है वो लोअर के इमीडिएटली बिलो बैठा है। यहां आगे अपने पास की। अब देखते हैं उसको सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एच से स्टार्ट करते हैं। एच का हमको दे रखा है प्राइम नंबर पे, और एच के एक छोड़ के नीचे पुलिस भी है। प्राइम नंबर कौन से? 2 3 5। 2 पे आने तक में एक छोड़ के नीचे पुलिस है, या तो एच आएगा 3 पे हमारे पास, या फिर एच आएगा हमारे पास 5 पे। ये दो ही कंडीशन बनती है, और एक छोड़ के नीचे पुलिस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास पुलिस। अब पुलिस के दो छोड़ के गैप पे जे है, तो यहां आ जाएगा हमारे पास जे, और इसमें जे आ जाएगा 4 पे, तो यहां आ जाएगा जे। अब हमको ये कह रखा था कि जे के ऊपर जितने हैं, स्टूडेंट के नीचे भी उतने हैं। अब जे के ऊपर तो 2 है, 5 और 6 2 फ्लोर्स हैं, और स्टूडेंट के नीचे भी 2 फ्लोर्स होने चाहिए, यानी स्टूडेंट आ जाएगा नंबर 3 पर, और फर्स्ट केस में स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी होगी हमारे पास कंप्लीट। फिर हमें कह रखा था कि एम के एक छोड़ के नीचे कलेक्टर है और उसके नीचे स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट के जस्ट ऊपर कलेक्टर है। इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ। तो स्टूडेंट के जस्ट ऊपर आ जाएगा हमारे पास कलेक्टर, और कलेक्टर के एक छोड़ के ऊपर था हमारे पास एम। सेम चीज इसमें भी कर देंगे, कलेक्टर के एक छोड़ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट होगी। आई जो था इवन नंबर फ्लोर पे था, तो इवन का तो एक ही बचेगा 2, और इसमें इवन के पास भी हमारे पास एक ही बचता है 2।
ठीक है। फिर हमें ये कह रखा है कि के जस्ट ऊपर लोअर है। अब के जस्ट ऊपर लोअर कहाँ सकता है? लोअर यहाँ के एक केस ये बन सकता है, एक केस ये बन सकता है। अब के जस्ट ऊपर लोअर, इसमें तो के जस्ट ऊपर लोअर एक ही केस बनता है ये, तो यहां लिख देते हैं के और जस्ट ऊपर था उसके लोअर। ठीक है। फिर हमें ये पता था कि एच और कलेक्टर के बीच में जितने पर्सन है और टीचर और आई के बीच में भी सेम पर्सन है। तो इसमें देखते हैं एच था 5 पे और कलेक्टर था 2 पे। तो एच और कलेक्टर के बीच में 2 पर्सन है, तो आई और टीचर के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए। आई और टीचर, 2 छोड़ के टीचर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह सेकंड कंडीशन में देखते हैं एच और कलेक्टर ये ना हमारे पास एच था 3 पे, कलेक्टर यहाँ पे, उसके बीच में जितने पर्सन है, यानी इस सिचुएशन में उसके बीच में कोई पर्सन नहीं है, वो एडजस्टमेंट 4 पर ही है। तो टीचर और आई के बीच में भी कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, वो एडजस्टमेंट 4 पे होना चाहिए। और आई है हमारा 2 पे, तो टीचर या तो 3 पे आएगा या 1 पे आएगा, लेकिन दोनों के में से किसी भी जगह पे नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी स्टूडेंट और पुलिस है, इसलिए ये केस हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास उस, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ जो एक बच गया इसके अंदर हमारे पास कौन सा बच गया, एच आई जे के एल बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा। और एक जो इसमें से बच जाएगा हमारे पास, उसके अंदर से बचा है हमारे पास डॉक्टर, तो डॉक्टर आ जाएगा हमारे पास 6 पे। ये हो जाएगा हमारा केस कंप्लीट। ठीक है, समझ आया आपको? बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ आपको 2 केस लेके चलने हैं। इस चीज की हमेशा प्रैक्टिस करना कि 2 केस बने या 3 केस बने, उन सबको लेकर जरूर चलना। कभी ये मत सोचना कि पहले मैं एक बना दूंगा फिर दूसरा बनाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। कम से कम 2 केस तो एक साथ लेकर ही चलना, और इस बात से कभी मत घबराना कि इतने सारे केसेस क्यों बन रहे हैं। हालांकि प्रीलिम्स में नहीं बनते, मेन से ज्यादा केसेस बनते हैं, बट फिर भी अगर कभी आपको लग भी रहे तो उसको लेकर चलना दिमाग में। ओके, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसे हम कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस लिव इमीडिएटली बिलो आई। आई के इमीडिएटली बिलो में कौन बैठा है? एल, जो कि स्टूडेंट है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द वन हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। जो टॉप मोस्ट फ्लोर बैठा है उसका प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर है, तो उसका प्रोफेशन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉक्टर। ओके, बिल्कुल टफ नहीं था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लॉग्स के। इन स्लॉग्स के क्वेश्चन को पहले खुद से करने का ट्राई करना। कुछ लोगों को ये काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट उसका क्लास में। मॉक्स तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हर एक चीज टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, कौन सी चीज में इसमें किस चीज को एग्री करती है और इसको एग्री नहीं करती है। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको कहता है कि ओनली अ फ्यू केमिकल आर टॉक्सिक। तो इसका डायग्राम डालते हैं यहाँ पे, ओनली अ फ्यू केमिकल्स। जब ओनली अ फ्यू किया ना, तो मान लेते हैं सिर्फ ओनली अ फ्यू केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड ऑल टॉक्सिक्स आर रेडिएशन। ठीक है। फिर कहते हैं सम रेडिएशन आर क्रॉनिक, सम रेडिएशन आर क्रॉनिक एंड नो क्रॉनिक इज सीवियर। ओके, एंड नो क्रॉनिक इज सीवियर। अब हमको इसमें कंक्लूजन पूछा, हमको इसमें ट्रू बताना है कौन सा है। ठीक है, कौन सा फॉलो करता है। फर्स्ट कंक्लूजन में हमको कहता है कि सम रेडिएशन आर नॉट सीवियर। तो ये कह रहा है कि सम रेडिएशन आर नॉट सीवियर, ये है क्या ट्रू है? अब देखो, ये हमको पता है कि कुछ रेडिएशन है क्रॉनिक है, यानी कि जो ये वाले रेडिएशन है ये क्रॉनिक है, और जो पूरा क्रॉनिक है वो सीवियर नहीं है। यानी जो रेडिएशन का ये वाला पार्ट है जो क्रॉनिक के अंदर आता है, ये पार्ट सीवियर नहीं है। और हमको क्या रखा कि सम रेडिएशन आर नॉट सीवियर, इसका मतलब ये चीज राइट है, क्योंकि रेडिएशन का ये पार्ट जो है, ये डायग्राम से पता चल रहा है कि ये सीवियर नहीं है, इसलिए कंक्लूजन 1 तो हमारे पास फॉलो करता है। सेकंड में वो कहता है कि नो केमिकल बीइंग क्रॉनिक इज पॉसिबल। सो नो केमिकल बीइंग क्रॉनिक इज पॉसिबल। देखो, केमिकल ये रहा एंड क्रॉनिक ये रहा हमारे पास। नो केमिकल बीइंग क्रॉनिक, यानी कोई भी केमिकल क्रॉनिक नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। देखो, केमिकल और क्रॉनिक के बीच में तुमको हमको कोई भी बता ही नहीं रखा कुछ पॉसिबल है भी या नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी केमिकल क्रॉनिक ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है। जहां हमें कुछ पता ही नहीं तो हम ये भी कह नहीं सकते कि है या नहीं है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट तो हम कर नहीं सकते, इसलिए कोई भी केमिकल क्रॉनिक नहीं है, ये पॉसिबल है इसके अंदर। ओके, सेकंड भी फॉलो करता है, पॉसिबल है। अगर हमको ये कहा जाता है कि सम केमिकल आर क्रॉनिक, वो रॉन्ग होता हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट उसका लिए नहीं था, लेकिन हमको क्या है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बोथ 1 and 2 फॉलोस, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमको क्या स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल इलेक्ट्रिक इज मैकेनिकल। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें हमारे पास ऑल इलेक्ट्रिक्स इज मैकेनिकल। सेकंड है हमारे पास सम मैकेनिकल आर करंट एंड नो करंट आर मैग्नेटिक। ओनली अ फ्यू मैग्नेटिक आर काइनेटिक, ओनली अ फ्यू मैग्नेटिक आर काइनेटिक।
ठीक है, अब इसमें हमको कंक्लूजन में दे रखे कि सम इलेक्ट्रिक आर करंट, सम इलेक्ट्रिक आर करंट, देखो सम मैग्नेटिक आर करंट है, सम इलेक्ट्रिक आर करंट, क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं बता रखा कि जो मैग्नेटिक का पार्ट करंट है उसमें इलेक्ट्रिक है भी या नहीं, तो हमको ये चीज नहीं पता कि सम इलेक्ट्रिक आर करंट है या नहीं है। उसमें हमको पूछा कि सम इलेक्ट्रिक आर करंट, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर नॉट फॉलो। सेकंड में वो कह रखा है कि नो मैकेनिक इज काइनेटिक, तो नो मैकेनिकल इज काइनेटिक। देखो ये रहा मैकेनिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक के ऊपर था, और ये रहा काइनेटिक, ठीक है। नो मैकेनिकल इज काइनेटिक, हमको मैकेनिकल और काइनेटिक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बता रखा है कि सम मैग्नेट आर काइनेटिक है या सम मैग्नेट आर काइनेटिक नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नो मैग्नेटिक इज काइनेटिक? ये हम कहेंगे, इसका मतलब सेकंड भी हमारा फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हमारा इसका कंक्लूजन हो जाएगा नीदर वन नॉट टू फॉलोस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रखे हैं सम पावर इज विंड, ठीक है, सम पावर इज विंड, ऑल विंड आर स्टॉर्म्स, ठीक है, ओनली अ फ्यू स्टॉर्म्स आर थंडर, ओनली अ फ्यू स्टॉर्म्स आर थंडर। फिर वो कह रहे हैं कि ऑल थंडर आर इलेक्ट्रीफाई, ऑल थंडर्स आर इलेक्ट्रीफाई, ठीक है। अब सेकंड को देखते हैं, इसमें बस हम कह रहे हैं कि सम पावर इज स्ट्रॉन्ग, तो सम पावर स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है सम पावर इज स्ट्रॉन्ग, तो वन तो राइट है हमारा, सम पावर आर स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा है। नो विंड इज थंडर, नो विंड इज थंडर, अब देखो विंड का थंडर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं नो विंड आर थंडर? सम विंड आर थंडर भी तो हो सकता है, क्योंकि जब हमको रिलेशन ही नहीं पता हम कैसे कह सकते हैं, इसलिए सेकंड फॉलो नहीं करता। अगर हमारे पास ये होती नो विंड आर थंडर इज पॉसिबल, तब ये राइट होता, पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते ना, इसलिए सेकंड फॉलो नहीं करता, तो हमारा इसका आंसर देगा ओनली वन फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या रहेगा, ओनली अ फ्यू डोमेस्टिक आर नेशंस, ठीक है, एंड नो नेशंस इज वाइल्ड लाइफ, ओनली अ फ्यू वाइल्ड लाइफ आर फॉरेस्ट एंड आर जंगल, ये हमको दे रखे हैं। अब इसे कंक्लूजन में देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में हमको कह रखा है कि सम नेशंस आर फॉरेस्ट, तो सम नेशन आर फॉरेस्ट, सम नेशन आर फॉरेस्ट कैसे होता है? सम नेशन और फॉरेस्ट के बीच में हमको कुछ पता ही नहीं है ना रिलेशन, तो हम कैसे कह सकते हैं इतना सही होगा कि सम नेशन आर फॉरेस्ट है ही है, हो सकता है सम नेशन आर फॉरेस्ट ना भी हो, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन दोबारा रॉन्ग होता है। सेकंड हमको कहता है कि सम जजेस आर नॉट नेशन, सम जजेस आर नॉट नेशन, हाँ ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जजेस का कुछ पार्ट ना विंड में भी आता है, इसलिए और ये हमको साफ साफ कह रखा है कि विंड का जो है वो नेशन नहीं है, इसलिए जो जजेस का ये वाला पार्ट है ना, ये नेशन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इस बात को, हमारे पास प्रूफ है कि सम जजेस आर नॉट नेशन, तो इसलिए हमारा सेकंड जो है ऑप्शन वो एक्यूरेट होता है, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोस। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और पजल है, इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या रखे, 8 पर्सन दे रखे हैं, दे हैव बुक्ड सिनेमा टिकट ऑन 4th and 16th February, March, April and May in same year but not necessary on same order, ठीक है। 8 पर्सन है, वो सिनेमा की टिकट्स बुक करते हैं 8 अलग अलग डेट्स पे 4 मंथ्स की, तो उसका इसको पजल को बनाते हैं। हमारे पास कौन कौन से मंथ है इसमें, हमारे पास है फेब्रवरी है और मार्च है, अप्रैल है, मई, चार 13, उसमें कहते हैं कि एस बुक द टिकट ऑन इवन नंबर डेट्स इन द मंथ विच हैज 31 लेस देन 31 डेज। एक्स ने जो टिकट बुक किया इवन नंबर डेज यानी 4 तारीख को बुक किया, लेकिन उस मंथ में बुक किया जिसमें 31 डेज वाला मंथ नहीं है, यानी कि एफ ने या तो फरवरी में बुक की है या फिर एफ ने अप्रैल में बुक की है, ठीक है, उस मंथ में बुक की जिसमें लेस देन 31 डेज है। फिर हम कह रखे हैं कि ओनली 3% बुक टिकट बिटवीन एस एंड वाई, एस और वाई के बीच में 3 पर्सन है, एंड वाई बुक टिकट इमीडिएटली बिफोर टी,
ओके, वाई बुक टिकट इमीडिएटली बिफोर टी आ गया। फिर मैं क्या रखा कि नंबर ऑफ पर्सन बुक टिकट बिफोर टी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बुक टिकट आफ्टर जेड, यानी टी से पहले जितने लोगों ने टिकट बुक की हो टी के बाद भी उतने ही लोगों ने टिकट बुक की है। ठीक है, फिर हमको कहते हैं कि जेड बुक टिकट इमीडिएटली आफ्टर वाई, तो जेड ने जो टिकट बुक की है वो इमीडिएटली आफ्टर एक्स है, ये भी हमको दे रखे हैं। और ये कह रहे हैं ओनली 1% बुक टिकट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, सो एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, एक कंडीशन ये बन जाती है। फिर हमें कहता है कि यू बुक टिकट इन सेम मंथ विद नीदर वी नॉट जेड, यानी यू ने जिस मंथ में टिकट बुक की है ना वो डिफरेंट मंथ है, किससे, वी से और जेड से। समझे इस कंडीशन, जो लास्ट वाली लाइन है, यू बुक द टिकट इन द सेम मंथ विद नीदर वी नॉट जेड। हालांकि ये थोड़ा इंग्लिश के हिसाब से गलत लिखी हुई है ये लाइन, ये कुछ अलग तरीके से लिखी जाती थी, यू बुक द टिकट इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ वी एंड आर। चलो इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। इसका मतलब ये है कि वी, यू ने जिस मंथ में टिकट बुक किया उस मंथ में वी और जेड ने टिकट बुक नहीं की है, ये बात हमको साफ साफ कह रखी है। ठीक है, इस पजल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस से स्टार्ट करते हैं, यानी एस ने 4 तारीख को आते हैं और 31 से कम, यानी दो कंडीशन बनती है। एस या तो 4 फरवरी को होगा या 4 अप्रैल को हो जाएगा। फिर मैं कह रहा था कि एस और वाई के बीच में 3% का गैप है, तो वाई यहाँ आ जाएगा अपने पास, और वाई के जस्ट नीचे टी है, वाई के जस्ट नीचे टी है, ये भी हमको यहाँ दे दिया। फिर हम कह रहे थे कि टी के ऊपर जितने हैं और जेड के नीचे भी उतने ही आएंगे, तो टी के ऊपर जितने हैं जेड के नीचे भी उतने, और जेड के जस्ट ऊपर एक्स है, और एक्स से एक छोड़ के गैप पे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहाँ रहेगा। यहाँ पर डब्ल्यू के दो केस बचते हैं, एक तो यहाँ बनता है डब्ल्यू और एक बचता है डब्ल्यू का केस यहाँ पे। ठीक है, सारे केस हो गए। अब हमको एक चीज दे रखी थी कि यू डिफरेंट मंथ में है वी और जेड से। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन में देखो जेड तो हमारा प्लेस हो ही चुका है, इस मंथ में तो यू आने की जगह ही नहीं है। अब लेकिन दो प्लेस बचे हैं, दोनों मई के हैं। अब हमको यू और वी को बिठाना है और दोनों को सेम मंथ में नहीं बिठाना, लेकिन जो हमारे पास दो प्लेस बचे हैं वो दोनों प्लेस सेम मंथ के हैं, इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही रॉन्ग हो जाती है। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में हमने 3% अभी बिठाने हैं, यू बिठाना है, डब्ल्यू को वी को बिठाना है और जेड को बिठाना है, और यू को वी और जेड से डिफरेंट मंथ में बिठाना है। नहीं, जेड तो हमने बिठा दिया ना, हाँ जेड तो हमने बिठा चुका, और जेड वाला मंथ तो मई आ गया, यानी इस मंथ में यू तो नहीं आ सकता, यहाँ यू तो नहीं आ सकता, ये बात तो साफ साफ होगी। अब कहाँ बैठ सकते हैं उसके अलावा यू, देखो इसके अलावा आपको मैं ये मार्च के 2 महीने बचे, पर मार्च के 2 महीनों में अगर मैं यू को बिठाऊंगा तो फिर हमारा वी नीचे आ जाएगा, फिर वो वाली दिक्कत हो जाएगी, फिर वी को नीचे आना पड़ेगा, फिर डब्ल्यू बैठेगा ऊपर, उस कंडीशन में बैठते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन बचती है जिसमें हम इसको एग्जैक्टली बिठा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये देखूं, अगर मैं वी को मान लो यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू को एक बार यहाँ प्लेस कर देते हैं, अब यू कहाँ आएगा, अब तो यू यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि यू के साथ ना तो वी आएगा या यू के साथ जेड आ रहा, जिसकी हमको दिक्कत थी। वी और जेड एक साथ एक महीने में, उसकी हमको कोई दिक्कत नहीं है, यू नहीं आना चाहिए था बस उसके साथ, तो इस कंडीशन में हमारे पास यू नहीं आता, तो ये कंडीशन जो सेकंड है वो हमारी एक्यूरेट कंडीशन बनती है इस हिसाब से। ओके, आपको भी इसी तरह एग्जामिनेशन में रख रख के देखना पड़ेगा, हर कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सीधा रखते जाओ और एक से दूसरा कॉन्टैक्ट मिलते रहे और आपके आंसर सारे निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इन चीजों को ध्यान से करना। ठीक है, चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस बुक द टिकट ऑन 13th मई। 13th मई को किस पर्सन ने टिकट बुक की थी? 13th मई को हमारी टिकट बुक की थी वी ने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वी। सेकंड है हमारे पास हाउ मेनी पर्संस बुक द टिकट बिटवीन यू एंड वी, टी एंड यू। तो टी और यू के बीच में कितने लोगों ने टिकट बुक की? टी और यू के बीच में तो एक भी लोगों ने टिकट नहीं बुक की, जीरो ने बुक की है टिकट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा as many person between T and D, T and W and as many person book ticket after V। इस दोनों को चेक करते हैं। T and W तो आ नहीं सकता, उसके बीच में तो एक है, as many person after V, यानी V के नीचे भी कोई भी पर्सन नहीं है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा as many person after V, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि T और U के बीच में किसी ने टिकट बुक नहीं की और V के बाद भी किसी ने टिकट बुक नहीं की, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज V। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला। इसको वीडियो को पॉज करो, यहाँ से पहले अपना खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो। इसमें वो क्वेश्चन दे रहे हैं कि पॉइंट क्यू इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ एल। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्यू जो है 16 मीटर नॉर्थ ऑफ एल है, ठीक है। उसके बाद हमको क्यू और एल के बारे में कुछ कहाँ दे रहे हैं, एल दे रहे हैं, जी इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एल, जी इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एल एंड m is 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ क्यू। ओके, सो जो m है वो 15 मीटर है,
टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ तक ये भी होगा, क्यू भी हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या है, पी इज 20 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ एम। ठीक है, पी है वो 20 मीटर है साउथ ऑफ एम, पी यहाँ है जो कि 20 मीटर है साउथ ऑफ एम, एंड टी इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ पी। टी जो है वो 25 मीटर ईस्ट में है, तो यहाँ रहेगा टी 25 मीटर ईस्ट ऑफ पी। फिर क्या रहेगा कि टी साउथ 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पी ओ। टी जो है वो 7 मीटर नॉर्थ ऑफ है ओ, विच इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ आर। 10 मीटर ईस्ट ऑफ आर है ना, तो आर यहाँ पे उसके एल के सामने हो जाएगा, यहाँ रहेगा आर 10 मीटर। ठीक है, ये भी हो गया। उसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, एक तो ये बच गया ए का एक्स से, एक हमारे पास बचा एक्स इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। एक्स इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, तो एक्स रहेगा इसके बीच में रहेगा, एक्स इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। ठीक है, एंड ए जो है वो 5 मीटर ईस्ट ऑफ एक्स। ए जो है वो 5 मीटर ईस्ट ऑफ एक्स, ए यहाँ रहेगा हमारे पास, ये बचेगा बीच में 5 मीटर आ जाएगा। ओके, सारा बन गया डायग्राम। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रखे, इन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ टी, यानी क्यू की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट ऑफ टी। क्यू ये रहा हमारे पास, टी ये रहा, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। फिर मैं क्या रखे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी। तो क्यू एंड पी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस हमको बताना है, क्यू एंड पी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस बताने के लिए कैसे हो जाएगा, ये रहेगा जो इसका बेस है उसका स्क्वायर कर देंगे 225 प्लस की हाइट है जो उसका स्क्वायर 400, ये रहेगा 625 का अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारा 25, और ये हमारा राइट आंसर है। बीच का डिफरेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25 मीटर। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए एक और पजल और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। उससे पहले अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। डेली आपको एक मॉक मिलता है, उस मॉक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हर टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं और हर टाइप के नए कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो, फिर हम मेरा सोल्यूशन देखना। इसमें मैं कह रखा कि 8 पर्सन्स हैं I to P sitting around a circle table in such a way that some of them are facing inside and some of them are facing outside. Not more than 2 adjusted person facing same direction. ठीक है, 8 पर्सन बैठे, कुछ अंदर इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड फेस कर रहे हैं। नॉट मोर देन 2 एडजस्टेड पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी 2 से ऐसे पर्सन, ज्यादा ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए जो एक साथ बैठे हैं और सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ये बात ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसको बनाते हैं। 8 पर्सन है हमारे पास, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूँ के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि जो आई है वो भी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के है। इस वाइस वर्सा का मतलब ये है, मतलब जैसा कि पहले क्या रखा है कि दूसरी तरफ से भी वैसा ही है, या कसको कह लो कि उल्टा भी वही है, यानी के आई के सेकंड टू द लेफ्ट है और आई जो है वो भी के सेकंड टू द लेफ्ट ही है। ठीक है, तो यहीं से पहले बदल को भी साथ साथ बना लेते हैं। इसी कंडीशन में एक बार आई को मैं इनसाइड फेस करवा देता हूँ, एक बार आई को मैं आउटसाइड फेस करवा देता हूँ। ठीक है, तो के है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई है, के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई है, और आई है वो भी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। फिर हमें क्या रहेगा कि 2 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड के एंड एन एंड हु इज नॉट एन एडजस्टेंट टू आई, यानी ये कह रहा है कि के और एन के बीच में 2 पर्सन है और जो एन है वो आई के साथ नहीं बैठा। इसको कंडीशन को रखते हैं, के के साथ मैं एन को यहां बनाता हूं, तो यहां तो आई आज तक यहाँ पे एन आने तक यहाँ पे आई बैठे है, इसलिए एन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और इस कंडीशन में हमारे पास एन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें क्या रखें, द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एन एंड आई फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी कि जो एन है इसके जो इमीडिएट नेबर है और जो आई है इसके इमीडिएट नेबर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ये हमको क्वेश्चन में क्या रखे, अब किस डायरेक्शन में फेस करें अभी हमको नहीं पता, तो इसको रखते हैं अभी आगे के लिए। If one person facing inside then other person facing inside vice versa, यानी कि अगर एक साइड का पर्सन अंदर फेस करे तो दूसरी साइड का पर्सन भी अंदर फेस करेगा, बाहर फेस करे तो बाहर फेस करेगा। उसी लाइन को थोड़ा सा एग्जॉर्ट करके लिखा हुआ है। फिर हमें क्या रहेगा कि n फेसिंग इनसाइड द टेबल, n जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है टेबल के,
ओके, P sits second to the right of N, P आ जाएगा second to the right of N, whereas O sits second to the right of P, O है वो second to the right of P है, O कहाँ आता है, यहाँ तो आने का O N है, तो O second to the right of P, तो इसमें आ जाएगा O जो है second to the right of P, यहाँ आ जाएगा। फिर हमें कहते हैं कि 2 पर्सन सिट बिटवीन L एंड M, ठीक है, L और M के बीच में 2 पर्सन है हमारे पास, 2 पर्सन सिट बिटवीन L एंड M वेयर बोथ फेस सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। L और M के बीच में 2 पर्सन दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फिर हमें कहता है Z सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो J सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M बट नॉट सेकंड टू द राइट ऑफ K, बट जो J है सेकंड टू द राइट ऑफ K नहीं बैठा, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ K यानी यहाँ पे जो है J नहीं आएगा, और इसमें यहाँ पर हमारे पास J नहीं आएगा, ये कंडीशन हमको क्या रखी है। लेकिन इसमें ये क्या रखा है कि L और M के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है, L और M के बीच में 2 पर्सन है, यानी कि 2 का गैप छोड़ के 1 पर्सन यहाँ हो जाएगा, 1 पर्सन यहाँ हो जाएगा, इसके अंदर भी हमारे पास 1 पर्सन यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, इसके अलावा तो और कोई जगह नहीं है ना बैठने की L और M के बीच में, क्या L और M को कहाँ बिठाएं। अब देखो, चाहे मैं यहाँ पे L को बिठाऊं या M को बिठाऊं, यहाँ L को बिठाऊं या M को बिठाऊं, ठीक है, राइट लेफ्ट बाद में देखेंगे। J को बिठाने की कौन सी जगह बचती है, J को बिठाने की तो एक ही जगह बचती है ना, लेकिन यहाँ तो पहले ही मना कर दिया J नहीं आएगा, ये तो यहीं पे गलत होगी सारी कंडीशन। सेकंड में देखते हैं L और M में, L और M को बिठाने की 2 जगह, एक तो यहाँ और यहाँ, J कहाँ आएगा, J यहाँ आएगा, इसमें J अपने पास यहाँ आ सकता है, लेकिन हमको ये कह रहे हैं कि जो J है वो M के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, M यहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, M यहाँ बैठेगा तभी उसका इमीडिएट लेफ्ट, वो भी आउटसाइड फेस करेगा तब M होगा, यहाँ आएगा L, और ये हमको कह रखा है कि L और M दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो L भी हमारा आउटसाइड फेस करेगा क्योंकि M भी हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। एक हमको कह रखा है कि N T के साथ नहीं है, वो तो हमारा हो ही गया पहले, N T के साथ नहीं है। फिर हमको एक ये कंडीशन दे रखी थी N के जो इमीडिएट नेबर है और I के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब I का इमीडिएट नेबर O और M है, ठीक है, M आउटसाइड फेस कर रहा है तो O भी आउटसाइड फेस करेगा, और N का जो इमीडिएट नेबर है L और J है, L आउटसाइड फेस कर रहा है तो J भी आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है, बनेगा सारा। लेकिन हमको एक कंडीशन और दे रखी थी, नॉट मोर देन 2 एडजस्टेड पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी 2 से ज्यादा ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। चेक करते हैं इसमें कि 2 से ज्यादा ऐसे पर्सन हैं जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो फिर ये कंडीशन भी हमारी गलत हो जाएगी। इसमें देखो O बाहर है, K बाहर है, लेकिन P अंदर चला गया, I भी अंदर चला गया, फिर उसके बाद N भी अंदर है, J बाहर है, M बाहर है, O अंदर है, यानी ये कंडीशन बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ बनता है हमारा क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है और हर कंडीशन को एक एक कंडीशन को पॉइंट आउट करते जाना है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ये बात मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया। अगर आप उसको एग्जामिनेशन बनाओगे तो हार्डली 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट में ये पजल बन जाती है। वहां पे प्रीलिम्स लेवल की पजल ये कोई मेंस के लेवल की पजल नहीं है, ठीक है। और इस पजल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आईपीएस प्योर प्रीलिम्स में भी और एसबीआई प्योर प्रीलिम्स में भी, जहां आपको थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी कंडीशंस दी होती है, उन कंडीशंस को आपको हर एक कंडीशन को नोट करते जाना होता है, ठीक है। चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन L एंड I व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ I। सो L और I के बीच में कितने पर्सन है, जब I के लेफ्ट से काउंट करते हैं उसको, सो I के लेफ्ट से काउंट करते हैं, L और I के बीच में तो 3 ही पर्सन है, चाहे लेफ्ट से काउंट करो चाहे राइट से काउंट करो। सो हमारा आंसर है थर्ड आंसर ऑप्शन नंबर 3। सेकंड में वो कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ J विद रिस्पेक्ट ऑफ O। J की पोजीशन O के रिस्पेक्ट में कितनी है, सो J ये रहा, O ये रहा, और राइट से देखते हैं तो 5th टू द राइट है, और लेफ्ट से देखते हैं तो 3rd टू द लेफ्ट है, तो 5th टू द राइट या 3rd टू द लेफ्ट, 3rd टू द लेफ्ट हमारे पास है ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3rd टू द लेफ्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमारे पास एक और पजल है, वीडियो को पॉज के पहले खुद से बनाने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है इसका, ठीक है। इसमें हमको क्या रखा है 9 पर्सन है हमारे पास सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। इससे इजी पजल आपको नहीं मिल सकती प्रीलिम्स में। 9 पर्सन एक रो में बैठे हैं, सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और कोई भी वेरिएबल ही नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है, सिंगल पजल है। और ऐसी पजल को भी अगर आप नहीं बनाते हो ना वहां पे, फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इस पजल को स्टार्ट करते हैं, 9 पर्सन है सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स नेमली। इस बात को ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डज नॉट स्टैंड एडजस्टेंट टू ईच अदर, यानी ए बी के साथ नहीं बैठ सकता, बी सी के साथ, बी सी और ए दोनों के साथ नहीं बैठ सकता, सी जो है वो बी और डी दोनों के साथ नहीं बैठ सकता। इस बात को ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। सबसे पहले हमको क्या रखें कि नॉट मोर देन 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी एफ के जो लेफ्ट में
पर्सन हैं वो 2 से ज्यादा नहीं है। नॉट मोर देन 2 का मतलब कितने, एक भी ना हो, एक हो जाए, 2 हो जाए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 0 1 2। ठीक है, पहले मैं इसको को यहीं तक ही रखता हूं एक बार, बस उसको कंडीशन ना, जिस तरह से फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हम पर्सन बिठाते रहेंगे। फिर हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ इज सेम टू द लेफ्ट ऑफ एच, यानी एफ के राइट में जितने पर्सन है और एच के लेफ्ट में भी सेम पर्सन है। जो बात ये हमको बोल रहा है कि एफ के राइट में जितने पर्सन है एच के लेफ्ट में भी उतने ही पर्सन है। ठीक है, उसके बाद हमको कह रहा है एच हु स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई, एच जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ आई है। एंड जी स्टैंड फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड, जी जो है वो फोर्थ पोजीशन पे किसी एक एंड से। एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो जी जो है वो ए की इमीडिएट राइट में बैठा है। फिर मैं कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में जितने पर्सन है सेम एज नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिटवीन आई एंड ई। एफ और ए के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन आई और ई के बीच में है। एंड ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक ही पर्सन है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, पहले रख लेते हैं इसके साइड में, मान लेते हैं एक पर्सन यहां बिठा लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक बार 2 पर्सन बिठा लेते हैं, तो बाकी हो जाएंगे 7 पर्सन इधर हो जाएंगे। ये 6 इधर हो जाएंगे। अब देखो एफ के राइट में जितनी है एच के लेफ्ट में भी उतने हैं, एच के लेफ्ट में भी उतने हैं, इतना ही आ जाएगा। अब एच जो है वो आई के थर्ड टू द राइट है, तो आई आ जाएगा अपने बस यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें कह रहा है कि एफ और ए के बीच में जितने पर्सन है, जी दे रखा है, जी फोर्थ प्लेस पे है, और तो जी को देखते हैं इसमें भी यहां से आएगा 1 2 3 4, जी यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। अगर राइट से देखते हैं ना 1 2 3 4 जी यहाँ तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में ए नहीं बैठता। अब सेम चीज इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ तो जी आने तक यहाँ पे आई बैठा है, और राइट से देख लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अपने पास जी, और जी के इमीडिएट लेफ्ट में आया था ए, ये आए थे जी आ गया 4 पे। अब हमको क्या है कि सी और डी के बीच में एक ही पर्सन का गैप है। ठीक है, उसके पहले एफ और एक आई जी वाली भी होगी, ये भी होगी जी फोर्थ पे, ये भी होगी। सी और डी के बीच में एक ही पर्सन का गैप है, सी और डी के बीच एक पर्सन का गैप यहाँ भी नहीं आता, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल ही खत्म ही हो गई ये गैप। तो सी और डी के बीच में एक पर्सन का गैप है। इसमें हमारे पास 2 जगह बचती है, एक तो ये जगह बचती है और एक जगह बचती है ये। ठीक है, सी और डी के बीच में एक बार यहाँ रख के देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह भी रख लेंगे सी और डी। सी और डी यहाँ रखते हैं तो फिर कहता है कि एफ और ए के बीच में उतना ही लोगों का गैप है जितना आई और ई के बीच में है। ठीक है, एफ और ए के बीच में उतना ही गैप है जितना आई और ई के बीच में है, कोई रह तो नहीं गया अपनी बात को। जी स्टैंड फोर्थ टू द एंड, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड आई सेम एज आई एंड ई, ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं एफ और ए को कहाँ रख सकते हैं हम। ए को अगर हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, ए को यहाँ रखते हैं तो फिर अपने पास आई और ई के बीच में ये हमें गैप बनता है। अगर मैं ए को इसकी बजाय आगे रखता हूँ, मान लो यहाँ रखता हूँ, तो फिर यहाँ बनता है अपने पास गैप 3 का, फिर बनता है अपने पास आई और ई यहाँ पे बनता है फिर अपने पास, लेकिन ई एफ के पास आ नहीं सकता, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, यानी ए यहाँ तो नहीं आएगा। अब रख लेते हैं, फिर यहाँ पे रख लेते हैं एफ को, ए को यहाँ रखते हैं, तो आई के साथ आता है ई के साथ बैठता तो नहीं कोई, ए बी ई, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास बी, तो बी के साथ एफ, ए बी के साथ नहीं है जी आई ई सी एच डी, ये कंडीशन अपनी यहाँ बन जाती है एक्यूरेटली। ओके, इस तरह से आपको पहले आगे पीछे सारी जगह देख के चलना है कौन कौन सी कंडीशंस दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर टेक करना है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है अपने पास, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में सी बैठा है अपने पास, सो ऑप्शन नंबर ए। फिर हमें कह रहा है पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ऑफ एच, सी के पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एच, सी एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं, तो ये कंडीशन हो जाएगी, आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, जो सी है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं। ओके, समझ आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आजकल जब भी प्रीलिम्स में आते हैं थोड़ा सा वो ट्रिकी क्वेश्चन देता है। ब्लड रिलेशन ऐसा नहीं देता बिल्कुल हलवा शुरू किया और उड़ा दिया, ऐसा नहीं आता, थोड़ा सा वो ट्रिकी क्वेश्चन देता है ब्लड रिलेशन के। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन में क्या करता है। उसको पहले वीडियो पॉज खुद से करने का ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। इसमें हमको क्या रखा है कि 8 पर्सन है इन द फैमिली, 3 जनरेशन है। ठीक है, नो सिंगल पेरेंट्स हैज अ चाइल्ड, ठीक है, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड। डब्ल्यू कह रहा है, डब्ल्यू जो है ब्रदर इन लॉ है एन का, ये ब्रदर इन लॉ है ऑफ एन, ये कंडीशन दे रखी है। हु इज सन इन लॉ ऑफ आर,
एन जो है वो सन इन लॉ है आर का, ये बन गया। एंड पी हैज ओनली वन चाइल्ड, पी का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, एंड इज मदर इन लॉ ऑफ के, और जो पी है वो मदर इन लॉ है के का। फिर हमें कहते हैं कि पी एंड आर सेम जनरेशन, पी और आर है ये सेम जनरेशन के हैं, बट आर नॉट कपल, यानी कि पी जो है वो आर से मैरिड नहीं है, ये कंडीशन हमको दे रखी है। फिर हमें कह रखा है कि बी इज मैटरनल मदर ऑफ एम, यानी जो एम की बी इज मैटरनल मदर एंड ग्रैंड मदर है ना, यानी जी की बी की जो एम की जो मदर है बी उसकी मदर है, ये बना मैटरनल ग्रैंड मदर, बी जो है मैटरनल ग्रैंड मदर है एम की। और एम हु इज द डॉटर ऑफ एन, एम के बारे में बता रखे ये डॉटर है एन की, यहां बना देते हैं। एंड के इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, के जो है वो जी की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब पी जो है वो जी से मैरिड है और जी मेल आ जाएगा। एंड आर हैज 2 चिल्ड्रन, ओके, आर के 2 चिल्ड्रन है। इतना कुछ हमारा बन चुके हैं। अब हमको ये पता है कि 8 पर्सन है, ठीक है, और सभी मैरिड हैं, सिर्फ मैरिड पर्सन के चाइल्ड आ गए। उसके बाद हमको कुछ नहीं देगा, एक दे रखे कि डब्ल्यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है एन का, डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ है एम का, तो डब्ल्यू तो अपने पास यहाँ पे भी आ सकता है ना, एन का ब्रदर इन लॉ डब्ल्यू यहाँ आ सकता है। इसी को लेके बनाते हैं। सबसे पहले आर के 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, एक तो डब्ल्यू है आर का, एक डॉटर है जो भी है एन के साथ, एक उसका ग्रैंड चिल्ड्रन एन। पी और आर सेम जनरेशन में, पी भी यहीं पे कहीं पे आएगा, इसके सेम जनरेशन में आएगा। और बी की जो ग्रैंड मदर है, एम की ग्रैंड मदर बी है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद हमको और क्या दे रखे हैं, इसके अलावा हमको दे रखे हैं कि ये डी एंड जी वाला एक केस बचता है हमारे पास, पी एन जी वाला, डी एन जी में पी एन जी वाला एक केस भेजता है। डब्ल्यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है एन की, ये भी हो जाएगा, डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ आ जाएगा। पी और आर सेम जनरेशन में, पी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, तो पी का तो एंड पी का ओनली चाइल्ड, यानी पी का एक ही चाइल्ड है, तो मैं ये भी हो सकता है ना, पी का एक चाइल्ड है तो पी का वो चाइल्ड एन ही हो। अगर मैं इसको पी का चाइल्ड एन हो तो ये भी हमको दे रखे है ना, तो पी का जो हस्बैंड है वो भी जी दे रखे है, एंड इसकी मैरिज ये बनता है इसका ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ये भी यहाँ पे बनता है। तो कितने हो गए टोटल, ये हो गए 2 4 6 7 8, तो यहाँ पे अपना एक और बच गया, कौन बच गया ये, अच्छा ये तो एन तो इस तरफ मैरिज था ना, यहाँ आ जाएगा अपने पास के, और ये बन जाएगी अपनी ब्लड रिलेशन कंप्लीट। ओके, समझ आया आपको, इजी था ब्लड रिलेशन का, ज्यादा उलझा नहीं था, बट इस पर एग्जामिनेशन में टाइम के चक्कर में थोड़ा लोग उलझ जाते हैं इसके ब्लड रिलेशन के अंदर, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहे हैं हाउ इज एम रिलेटेड टू डब्ल्यू, एम का डब्ल्यू से रिलेशन बताना है हमको। एम जो है वो डब्ल्यू की नीज है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज नीज। फिर मैं कह रहा है कि इफ डी इज स्पाउस ऑफ डब्ल्यू देन हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, ठीक है, डी डब्ल्यू का स्पाउस होगा तो जो डी आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो डी बी का क्या लगेगा, जो डी है वो उसके कैसे डॉटर इन लॉ लगेगी, तो डॉटर इन लॉ आएगा, इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉटर इन लॉ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ऑर्डर रैंकिंग का। इसमें हमको दे रहा है कि 6 पर्सन है अपने पास ए टू एफ, अरेंज इन ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर वेट, उनके वेट के अकॉर्डिंग हमको उनको अरेंज करना है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। वेट अभी हमको पता नहीं, पर मैं मान लेता हूँ जो सबसे भारी होगा वो 6 पे हो जाएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। ये मैं इसे बना लेता हूँ रैंक। सबसे पहले जब रैंक्स बना लेते हैं तो हमको बड़ा इजी हो जाता है उसको प्लेस करना, कि हमको जिससे कहता है 2 से ऊपर यहाँ पे रख दो, 2 से ऊपर यहाँ रख दो, 2 से नीचे यहाँ रख दो, तो फिर उसको प्लेस करना बहुत ईजी हो जाता है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे मैं कैसे करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा मैं क्यों ये बनाता हूँ। फर्स्ट वो कहता है क्या रखा है कि एफ इज हैवियर देन ई एंड डी, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं जो ए है लाइटर देन सी एंड एफ, ए इज लाइटर देन सी एंड एफ बोथ, बी इज लाइटर देन डी, ओके, ये भी कह रहे हैं बी इज लाइटर देन डी बट नॉट द लाइटेस्ट, मतलब ये इसमें नीचे हो, इसका मतलब कि बी जो है अपने पास सबसे लाइटेस्ट नहीं है, ये कह रहे हैं। द वेट ऑफ सेकंड लाइटेस्ट पर्सन ये हो जाएगा, सेकंड पर्सन 31, एंड द वेट ऑफ सेकंड हैवीएस्ट पर्सन जो कि 5th पे हो जाएगा वो हो जाएगा 83। सी इज हैवियर देन एफ,
ओके, सी और एफ का था, यहाँ से मैं इसी को बना देता हूँ, सी इज हैवियर देन एफ एंड ए इज इमीडिएटली हैवियर देन डी। ये तो यही आ जाएगा ना वापस, यही बनेगी सारी। अब इसको अरेंज करने का ट्राई करते हैं, कैसे कैसे हमको क्या दे रखे हैं। एक तो ये दे रखे ना, ए के जस्ट नीचे डी है, इसके नीचे बी है और बी के नीचे भी कोई पर्सन बैठा है, ठीक है, और एफ के नीचे भी ई है, यानी इसके नीचे भी कहीं ना कहीं ई आएगा। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, बी अपने मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे नीचे तो बी आ नहीं सकता। बी के ऊपर डी एंड उसके जस्ट ऊपर ही ए है, और ए के ऊपर एफ भी है और एफ के ऊपर सी भी है, यानी जो एक पर्सन बच गया ई, वो आएगा हमारे पास लोवेस्ट फ्लोर पे। ये बन गया हमारा सारा ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से ये परफेक्ट क्वेश्चन था ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन। अगर आरबीआई असिस्टेंट में आता है, इसमें 2 ही क्वेश्चन मिल सकते हैं मैक्सिमम, आपको 4-5 नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन ही वहां आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट की औकात से बाहर आ जाता है फिर, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हैवीएस्ट पर्सन? हैवीएस्ट पर्सन इज सी, इज द हैवीएस्ट पर्सन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सी इज आवर हैवीएस्ट पर्सन। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उसमें डेली एक मॉक प्रैक्टिस करते हैं। तो मॉक्स की प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सही अप्रोच पता चलेगी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।